आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के सरकारी दौरे पर। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डी सूजा ने किया इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत पुर्तगाल ताल्लुकात के 50 बरस मुकम्मल होने पर डाक टिकट किया जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। कठुआ में विनय सरहदी चौकी पर शहीदों को पेश किया खराज अक़ीदत। BSF जवानों से किया खिताब, कहा मुल्क की सलामती के तई उनका लगन और अज़्म है लाजवाब। मगरबी बंगाल असातिज़ा भर्ती घपले में घिरी ममता हुकूमत। BJP का वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ एहतजाजी मार्च। इस्तीफे का किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट 25,000 से ज़्यादा असातिज़ा और मुलाज़मीन की तकर्रुरी कर चुका है मुस्तरद। दिल्ली के स्कूलों में फ़ीस में इजाफे पर सख्त हुई रेखा हुकूमत। दिल्ली के वज़ीर तालीम ने कहा तालीम का कमर्शलाइजेशन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दिल्ली के वालिदैन के मफादात को बताया अवलीन तरजीह। छत्तीसगढ़ में नक्सल मिटाओ मुहिम लोनवारा 2 की बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा जिले में 3 इनाम याफ्ता नक्सलियों समेत 26 माओनवाजों ने की खुद सुपुर्दगी। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के सरकारी दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज सुबह पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंची। सदर जमहूरिया पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डी सूजा ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने 120 दस्तों का भी मुआयना किया। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अजीम पुर्तगाली शायर लुइस वाज डी कामोस की कब्र पर गुलहाए अक़ीदत नजर की। सदर द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डी सूजा ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के सदर की दावत पर वहां गई हैं। अपने पुर्तगाल दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया वफूद सतह की मीटिंग भी करेंगी और भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। असातिज़ा की तकर्रुरी घपला मामले में ममता हुकूमत तनकीद की जद में है। असातिज़ा की हालत का जिम्मेदार TMC हुकूमत को ठहराते हुए असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुवेंदु अधिकारी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए असेंबली के बाहर एहतजाज किया। सुवेंदु अधिकारी ने BJP अरकान असेंबली के साथ रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद SSC असातिज़ा की नौकरियों से महरूम होने के बाद वो वज़ीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए। उनके भतीजे ने 700 करोड़ की रिश्वत ली है। रियासती BJP यूनिट मगरबी बंगाल में असातिज़ा तकर्रुरी घपला मामले के खिलाफ आज वज़ीर आला ममता बनर्जी की रिहाइशगाह कालीघाट की तरफ एहतजाजी मार्च निकालेगी। मगरबी बंगाल के असातिज़ा की भर्ती को मुकम्मल तौर पर दागदार और बदउन्वान करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 असातिज़ा और दीगर अमले की तकर्रुरियों को मनसूख कर दिया था। दरअसल मगरबी बंगाल के सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के तौर पर अपनी मुलाजमतों से महरूम होने वाले सैकड़ों अफराद ने आज वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाजमीन बड़ी तादाद में नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुँचे। ताहम इस दौरान स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी की सूरत हाल भी पैदा हो गई। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पिछले हफ्ते के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस हुक्म को बरकरार रखा था जिसमें मगरबी बंगाल के सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्रुरियों को मनसूख कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि भर्ती के पूरे अमल में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और BJP रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती ने मगरबी बंगाल में असातिज़ा की भर्ती घोटाले पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस TMC को निशाना बनाया है। उन्होंने मगरबी बंगाल में असातिज़ा की इस हालत के लिए TMC को ही जिम्मेदार ठहराया। इससे कबल मगरबी बंगाल के असातिज़ा की भर्ती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तकर्रुरियों को मनसूख कर दिया था। देखिए वो बैठक करेंगे उनकी बात है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ जो ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड, यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोली ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो दिन नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता है एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। इट इज ओनली टू बी ब्लेम्ड इज टीएमसी। और अगली खबर, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पार्लियामेंट के 2 ऐवानों से मंजूर होने के बाद जम्मू कश्मीर में इस मसले पर सियासत गर्म हो गई है। आज जम्मू कश्मीर असम्बली में इस मामले पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली PDP ने मरकज़ी हुकूमत के वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ असम्बली में तहरीक इल्तवा पेश करने का मुतालबा किया। मरकज़ी अपोजिशन पार्टी BJP ने ऐवान में इसकी मुखालफत की। इस पर ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि कोई भी मामला जो अदालत में ज़ेर इल्तवा हो उसे इल्तवा के लिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में हर कायदा वाज़ेह तौर पर कहता है कि तहरीक इल्तवा के ज़रिए बहस नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बोर्ड के हवाले से तहरीक इल्तवा लाने का मनसूबा बनाकर एक इंतहाई गैर आइनी हरकत कर रही है। ये बिल पार्लियामेंट पहले ही पास कर चुकी है। यही नहीं, सदर जमहूरिया ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। सुनील शर्मा ने कहा कि हम जहां तक समझते हैं ये मामला अब अदलिया के दायरे इख्तियार में है और हमारी असम्बली को इस बिल पर बहस या बहस करने का कोई हक़ नहीं है। ऐसा करना गैर आइनी समझा जाएगा। वक्फ तरमीमी एक्ट पर जम्मू कश्मीर असम्बली में हंगामा आराई पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। BJP रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वक्फ बिल को पार्लियामेंट ने मुनासिब तरीक़ाकार के बाद मंजूर किया है जो आइनी तौर पर कायम है। लेकिन चाहे तमिलनाडु हुकूमत हो या फिर जम्मू कश्मीर हुकूमत, जो भी इसकी मुखालफत कर रहा है वो आइन की खुली तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक कोई भी रियासती हुकूमत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मंजूर करदा किसी कानून की मुखालफत नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। वक्फ कानून के सिलसिले में BJP पर उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। BJP लीडर शहजाद मुनावाला ने कहा है कि अपने सियासी नज़रियात की तब्दीली के बाद उद्धव ठाकरे ने अब बाला साहब के नज़रिए को भी छोड़ दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने BJP पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि वक्फ के बाद अब BJP की नज़रें ईसाई, जैन, बुद्ध और हिंदू मंदिरों की ज़मीनों पर भी हैं। ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, ये उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग कर आज वो राहुल गांधी के विचारों को अपना चुके हैं। वक्फ का जो संशोधन है, ये जो पूरा मामला है, कोई हिंदू मुस्लिम मामला है ही नहीं। क्रिश्चियन समुदाय ने ही कंप्लेंट की है कि उनकी चर्च की ज़मीन वक्फ जो है हड़प रहा है। आगा खानी समाज जो मुंबई में रहता है, उन्होंने ये मांग की थी कि इसमें संशोधन लाया जाए। ये हिंदू बनाम मुस्लिम, मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि ये पसमानदा, गरीब, आगा खानी मुस्लिम बनाम लैंड ग्रैबर्स एंड लैंड माफिया है। ये संविधान बनाम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी ज़मीन उनको पसंद आए वो उनके नाम हो जाए। अगली खबर, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला ने कठुआ में बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़ई BSF बॉर्डर चौकी विनय का दौरा किया और ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने शहीद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से ज़ख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान फौत हो गए थे।
असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद ने जख्मी होने के बावजूद बहादुरी का मुजाहरा किया और न सिर्फ अपने हथियार से दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि अपने साथियों को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश भी की। कठवा में विनय सरहदी चौकी पर शहीदों का खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क की सलामती के तईं BSF जवानों की लगन और उनका अज़्म लाजवाब है। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में हर एक प्रकार की भूगोल आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश को हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरहद पर भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। अमित शाह मंगल को शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात के अलावा श्रीनगर के राजभवन में तरक्याती मनसूबों का भी जायज़ा लेंगे। वो शहीद DSP हुमायूं भट्ट के अहल खाना से भी मुलाकात करेंगे जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला मंगल को श्रीनगर के राजभवन में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतही जायज़ा मीटिंग भी करेंगे। और ED ने आज तमिलनाडु की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KN नेहरू के भाई रविचंद्रन की मिल्कियत वाली एक तामीराती कंपनी के अहाते पर छापेमारी की है। ED तेयनामपट, अलवरपट, बेसेंट नगर, CIT कॉलोनी और MRC समेत चेन्नई के अहम इलाकों में 10 से ज़ायद निजी ज़ेर तामीर कंपनी और प्रोजेक्ट साइट्स पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी तमिलनाडु की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KN नेहरू, उनके कुंबे के अफराद और उनके भाई KN रविचंद्रन समेत दोस्तों से मुताल्लिक़ अहातों पर भी की जा रही है। ये छापेमारी मुश्तबा गैरकानूनी मालियाती लेन देन से मुताल्लिक़ जाँच का हिस्सा है। इसके साथ ही ED की छापेमारी TVH ज़ेर तामीर कंपनियों से मुताल्लिक़ जायदाद पर भी की जा रही है। और इस दौरान ED उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में BSP के साबिक़ MLA विनय शंकर तिवारी के घर पर भी छापे मार रही है। लखनऊ और गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी के दोनों घरों पर फिलहाल छापे मारे जा रहे हैं। ये छापा बैंक फ्रॉड केस में मारा जा रहा है। विनय तिवारी हरिशंकर तिवारी का बेटा है और गंगोत्री कंस्ट्रक्शन के नाम से एक फर्म चलाता है। इससे कबल 23 फरवरी 2024 को भी ED की टीम ने एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई की थी। इससे पहले 17 नवंबर 2023 को ED ने विनय शंकर और उनके ख़ानदान की 72.08 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने इस मामले में एक मुतनाज़ा बयान दे दिया है। जी परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे वाक़यात अक्सर बड़े शहरों में होते हैं। कर्नाटक BJP ने वाक़े की वीडियो शेयर करके रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कर्नाटक BJP ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज बेंगलुरु स्टार्टअप्स की राजधानी के बजाय अनारकी की राजधानी बन गया है। राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा गया कि क्या यही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है जिसका वादा कमफहम राहुल गांधी ने किया था। तहक़ीक़ात से पता चलता है कि वायरल वीडियो बेंगलुरु के BTM लेआउट इलाके का है। ये वाक़या जुमेरात को पेश आया। दूसरी जानिब वीडियो मंजरनाम आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासिरों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। और इस वाक़े के बारे में बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है। साउथ ईस्ट बेंगलुरु की DCP सारा फातिमा ने बताया कि सिद्धूगंटे पलिया के करीब सड़क पर एक खातून के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये वाक़या करीब ही नस्ब CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने BNS की दफ़ा 78, 75 और 74 के तहत FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। Third person, yesterday they had put it on the social media handle such video. After going through the video, we have taken up the case and we are investigating it.
So far, we were able to identify the person who had posted it, and later on followed by the victims also. We have spoken, we have built a confidence in them. Whoever is the accused, we will definitely secure him. The clarity of the footage is not that clear. That's why it is taking little time for us to identify him from where he has come and all, and it was a late night also. The clarity and the flashlights, it's not giving that his face and the structure clarity. 5 teams on the ground who are working on this from yesterday. अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 91 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने पिछले 10 सालों में बेमिसाल तरक्की की है और आज हर मैदान में कुछ नया देखने को मिल रहा है। अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाई जा रही लोन वर्राटू मुहिम से मुतासिर होकर 3 इनाम याफ्ता माओ नवाजों समेत 26 माओ नवाजों ने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने वाले माओ नवाज राजेश कश्यप जन मलेशिया कमांडर के तौर पर सरगर्म था। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। हथियार डालने वाले माओ नवाज कोसा माधोवी जनता सरकार सदर के ओहदे पर सरगर्म था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, और माओ नवाज छोटू गंजम CNM के रुकन के तौर पर सरगर्म था, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था। तमाम माओ नवाज अपने अपने इलाकों में सड़कें खोदने और नक्सली बैनर और पोस्टर लगाने में मुलविस थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलिज्म की तरफ भटके नौजवानों को हथियार डालने और पुलिस में भर्ती करने की मुहिम को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। DD न्यूज़ ने बस्तर के नक्सल मुतासर इलाके में खुद सुपुर्दगी करने वाले कई नक्सलियों से खुसूसी बातचीत की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले बस्तर में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आत्मसमर्पण नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और इस वक्त वो छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हो गए। उनसे बातचीत करेंगे। कब आपने आत्मसमर्पण किया था? मैं 2015 को किया था। 2015 को करके मैं 2005 में वहाँ गया था जो नक्सली के साथ जुड़ा था, और 2015 को छोड़ के मैं दंतेवाड़ा में आके समर्पण किया था। पहले क्या दिक्कत थी? वहाँ जंगल में जो रहते थे, वहाँ खाना रहना सब कुछ, हमको जीवन बहुत ख़राब था, और यहाँ आने के बाद हमको बहुत कुछ बदलाव हुआ, हमको नौकरी भी मिला। नक्सली में मैं ज्वाइन 2015 में ज्वाइन किया हूँ नक्सली में। तो तब से गंगालूर एरिया में मेरा ट्रेनिंग हुआ, बुनियादी ट्रेनिंग दिए थे। तो उसके बाद मैं 2016 से 2023 तक लास्ट तक बटालियन में काम किया हूँ। कितना खुश हैं? पहले और अब में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया? पहले का और अभी का अंतर बहुत खुश हूँ मैं। अभी यहाँ आने के बाद, पहले वहाँ नक्सली में रहते समय परिवार से नहीं मिल पाता हूँ, और यहाँ आने के बाद हमारे घर वाले आके देख के जाते हैं, और मैं भी कभी बुलाता हूँ तो आते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। अभी पहले और अब में क्या बदलाव आया आपके जीवन में? अभी यहाँ आने के बाद बहुत बदलाव आ गया। मतलब परिवार से मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरा हम लोग दोनों को पत्नी की परिवार मतलब बढ़िया है। घर हमारा स्वयं ऋषभ से बनाया है, उसमें रह। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, आत्मसमर्पण नक्सली थी। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति योजना का भी इन्हें लाभ मिल रहा है। इनका एक बात और कहना है कि जिस तरह से बस्तर में लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है, सुरक्षा बल के जवान
नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। ये भी नक्सलियों से अपील करते हैं कि आप बंदूक का सहारा छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति योजना का लाभ लें और बेहतर जिंदगी जिएं। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, दंतेवाड़ा, बस्तर। नाजरीन, आज सेहत का आलमी दिन है। ये दिन हर साल सेहत के तईं बेदारी उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आलमी यौम सेहत सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ज़िंदगी में सेहत की अहमियत को समझने और अपनाने का पैगाम है। इस साल आलमी यौम सेहत की थीम सेहतमंद आगाज़ उम्मीद भरा मुस्तक़बिल है। थीम के तहत सच्चा और नौज़ायदा की सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए एक साल तवील मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें शरअ अमवात के खात्मे और ख़वातीन की तवीलुल मुद्दती फ़लाह व बहबूद को तरजीह देने के इक़दाम किए जाएंगे। बीमारियों, दिमागी सेहत के चैलेंजेस और एहतियाती निगहदाश्त की अहमियत के बारे में बढ़ती हुई बेदारी के साथ दुनिया भर में सेहत एक अवलीन तरजीह के तौर पर उभरी है। काबिल ज़िक्र है कि आलमी यौम सेहत सबसे पहले 1950 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मौके पर मनाया गया था। वज़ीर आज़म ने आलमी यौम सेहत पर एक सेहतमंद दुनिया बनाने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आलमी यौम सेहत पर आइए हम एक सेहतमंद दुनिया की तामीर के अपने अज़्म का इरादा करें। हमारी हुकूमत सेहत खिदमात पर तवज्जो देती रहेगी और लोगों की फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करती रहेगी। अच्छी सेहत हर खुशहाल माशरे की बुनियाद है। और इस बीच बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाने की 75 रोज़ा उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। इस मौके की मुनासबत से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सुबह से एक अजीमुशान कॉमन योगा प्रोटोकॉल मुजाहरे का एहतमाम किया गया। आयुष के वज़ीर प्रताप राव जाधव समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अब तक 24 करोड़ से ज़्यादा लोग बराह रास्त बैनुल-अक़वामी योगा डे में हिस्सा ले चुके हैं। इस साल बैनुल-अक़वामी योगा डे का 11वां एडिशन मनाया जा रहा है। हर साल शुरा की तादाद में इजाफा हो रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल भी शिरकत के हवाले से नए रिकॉर्ड कायम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। इस बारे में आयुष के वज़ीर प्रताप राव जाधव ने कहा, आइए सुनते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण का उत्सव मना रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने योग को केवल प्राचीन परंपरा से उठाकर स्वास्थ्य और कल्याण के विश्व आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है। आज पूरे विश्व में 170 से अधिक देशों में, या यूं कहिए कि विश्व के 85% से भी अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। भारत ने विश्व को योग के रूप में स्वस्थ रहने की जो कुंजी दी है, उसे आज पूरा विश्व मान रहा है। महकमा मौसमियात ने शुमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क की कई रियासतों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ खत्ता, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 8 और 10 अप्रैल के दरमियान गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे दारुल हुकूमत में हीट वेव जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ICA इत्तलात और नशरियात की वजारत के साथ मिलकर क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीज़न 1 के हिस्से के तौर पर ट्रू टेल हैकाथन का इनेकाद कर रहा है। इस मुकाबले का मकसद AI से चलने वाले टूल्स बनाना है जो ब्रॉडकास्टरों और नाजरीन को गलत मालूमात की हक़ाइक़ की जाँच करने में मदद कर सकेंगे। जीतने वालों को 10 लाख रुपए के नकद इनामात के साथ साथ टेक इंडस्ट्री के पेशेवर अफराद और हुकूमत हिंद की तरफ से रहनुमाई और इंक्यूबेट करने का मौका मिलेगा। वेव समेत रिवायती और उभरते हुए मीडिया में जदीद टेक्नोलॉजी और भारत के भरपूर सकाफती विरसे के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश करती है। डिजिटल इंडस्ट्री है, उसकी हायरार्की नहीं है कोई, जो क्रिएटिविटी की हायरार्की नहीं है। वो एक 15 साल का 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। तो जाहिर है इंडिया एक यंग नेशन है, तो आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स यंग से बहुत ज़्यादा है। 5500 से ऊपर आए, इसमें पार्टिसिपेंट्स आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमने पाया। 25 लोग जो हैं, ग्रुप्स हैं, वो शॉर्टलिस्ट हैं
और 5 लोग फाइनल इसमें फाइनलाइज में जाएंगे और 10 लाख का इनाम है इसमें। तो जो ऑब्वियसली यूथ बहुत ही मोटिवेटेड है एंड वी आर गेटिंग सम फैंटास्टिक रिजल्ट। और टीम का नाम यूनिक्रॉन है। हम लोगों ने AI के बेस्ड एक सिस्टम बनाया है और आजकल आप देख रहे होंगे कि AI बेस्ड न्यूज़ और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलन में है। तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए भी हम लोगों को एक सिस्टम की ज़रूरत है। वेव्स ने हमें ये मौका दिया था कि हम ये बना सकें और इसमें कई सारे राउंड्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था। फेक इमेज बहुत ही ज़्यादा जनरेटेड होती है जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सेपरेट होती है, स्प्रेड होती हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने मॉडल अपना ट्रेन करवाया है। ओपन सोर्सेज डाटा सेट की हेल्प से हमने काफ़ी मॉडल ट्रेन करवाया एंड उसको डिटेक्ट कर लेते हैं ईजिली। एज़ वेल एज़ हमने वीडियो के लिए भी ट्रेन करा अपना मॉडल, तो हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का एंड जैसे सरकार अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो ओवरऑल इंडिया का कॉन्टेस्ट था ये, तो इसमें एक तो सबको कंपटीशन मिलेगा, सब ट्राई होगी कि हमें बेटर करना है। तो एक मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देखूँ। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगी। RCB पिछले 10 सालों से मुंबई इंडियंस को मुंबई में नहीं हरा सकी है, इसलिए टीम इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहेगी। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह इस मैच के लिए बिल्कुल फिट हैं और उनके इस मैच में खेलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।